मैं अपनी मासूर बीवी से बहुत तंग था। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती। तभी मैंने एक 15 साल की लड़की से दोस्ती लगा ली। इस लड़की ने मुझे एक लोशन दिया और कहा, अपनी बीवी को छत पर ले जाकर धूप में ये लोशन इसके जिस्म पर लगा दो। कुछ देर बाद वो मर जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने छत पर जाकर बीवी के जिस्म पर वो लोशन लगाया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मैं अपनी माजूर बीवी से सख्त परेशान रहता था। वो अक्सर बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी और दिन रात इसी पर लेटी रहती। ऐसे में मेरा दिल घबरा गया और मैंने एक 15 साल की कम उम्र लड़की से ताल्लुकात बना लिए। इस लड़की ने चालाकी से मुझे एक लोशन थमा दिया और कहा कि अपनी बीवी को धूप में छत पर ले जाओ और ये लोशन इसके जिस्म पर लगा दो। वो बोली कि कुछ ही देर में तुम्हारी बीवी मर जाएगी और फिर मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। मैं इसके बहकावे में आ गया और जैसे ही अपनी बीवी को छत पर ले जाकर इस पर वो लोशन लगाया तो मेरा दिल कांप उठा। अचानक मेरी चीख निकल गई, क्योंकि इस वक्त सुबह का पहर था और मुझे दुकान खोलने के लिए निकलना भी था। मैं एक दर्जी था और पूरे इलाके में अपनी कारीगरी और हुस्न की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि मेरे हाथ में कोई जादू है। यही वजह थी कि मेरी दुकान पर ज्यादातर औरतें आती। वो सिलाई करवाने के बहाने कभी हंसी मजाक भी कर लेती और मैं भी इनकी बातों का जवाब मुस्कुरा कर दे देता। जाहिर है कि मुझे इनसे काम होता था, इसलिए झगड़ा या बदतमीजी करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर भी मोहल्ले भर में मेरी शोहरत बन गई थी कि मैं बड़ा दिल फेंक और औरतों के बीच भागने वाला शख्स हूँ। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। मेरी बीवी साइमा निहायत हसीन और दिलकश थी। हमने अपनी मर्जी से मोहब्बत की शादी की थी और इस रिश्ते को हासिल करने के लिए खानदान के सब लोगों से दुश्मनी मोल ली थी। शादी के बाद हम एक फ्लैट में रहने लगे। जब हम कराची में फ्लैट देखने के लिए गए तो साइमा ने जिद पकड़ ली कि इसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना और रोज नीचे आना कितना मुश्किल होगा, खास तौर पर जब ये बिल्डिंग भी कोई बहुत आला मियार की नहीं थी। लेकिन साइमा की जिद के आगे मेरी एक ना चली। इस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं थी। मैंने साइमा को समझाया कि इतनी ऊंचाई पर रोज सीढ़ियां चढ़ना और उतरना आसान ना होगा, लेकिन वो बाजिद थी। इसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट की अपनी अलग पहचान है, वहां साथ में छत भी मिलती है और छत के बेशुमार फायदे हैं। वैसे भी ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी, क्योंकि लोग इतनी ऊपर की मंजिल को तकलीफ दा समझते थे। मगर साइमा ने यह भी दलील दी कि इस तरह तो हमारी वर्जिश भी होगी। इसे छत से बेपनाह लगाव था। वो कहती थी कि शाम के वक्त अगर इंसान एक कप चाय बनाकर छत पर बैठे, आसमान को देखे, परिंदों की उड़ान को महसूस करे और अजान की आवाज कानों में रस घोले, तो सारे दिन की थकन लम्हों में उतर जाती है। इसके लहजे में इतनी सच्चाई और शौक था कि मैंने भी इसकी ख्वाहिश मान ली और हम दोनों ने सबसे ऊपर वाला फ्लैट ले लिया। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसे हम सोचते हैं। एक दिन वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक पाँव फिसल गया और वो जोर से गिर गई। इस हादसे ने हमारी पूरी जिंदगी बदल डाली। डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा मफलूज हो चुका है। अब वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस हादसे के शदीद झटके ने इसकी बोलने की ताकत भी छीन ली थी। इसके कई अंदरूनी निज़ाम मुतासिर हो गए थे और ये सदमा हमारी जिंदगी पर मुस्तकिल साया बनकर छा गया। इस दिन से लेकर 1 साल होने को आया था। मैं ही इसके सारे काम करता। मैं खाना भी खुद बनाता, घर की सफाई भी करता, पैसा भी कमाता और साथ साथ इसे वॉशरूम ले जाने तक की जिम्मेदारी भी निभाता। रिश्तेदार जब भी मिलने आते तो मुझे तरस भरी नजरों से देखते। अक्सर तंजिया अंदाज में कहते कि ये सब मेरी पसंद की शादी का नतीजा है। मैंने अपनों की नाफरमानी की और यही सजा पाई। सबसे ज्यादा कुछ देने वाली बात यह थी कि जब वो गिरी थी तब वो माँ भी बनने वाली थी, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। यह सदमा मेरे दिल पर ऐसे नक्श हुआ
कि आज भी इसकी याद मेरे सीने को चीर देती है। हमारे लिए यह हादसा किसी क़यामत से कम न था। यह कैसा जख्म जो हमारी जिंदगी के हर लम्हे को बदल कर रख गया था। हम दोनों ने इस सदमे को बड़ी हिम्मत के साथ झेला और मुश्किल वक्त को सब्र और बर्दाश्त से गुजारने की कोशिश की। अब इस साने को 1 साल होने को आया था। मैं रोजाना की तरह दुकान पर जाने के लिए तैयार होता, मगर अक्सर बीवी की खिदमत और जिम्मेदारियों में उलझ जाता। इसके काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। एक दिन मैंने इसे वॉशरूम ले जाया तो कुछ ही देर बाद इसने दोबारा इशारा किया कि इसे फिर जाना है और मुंह हाथ भी अच्छी तरह धोने हैं। वो जबान से कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन इसके इशारे में इतनी शिद्दत होती कि मैं फौरन समझ जाता। मैं अक्सर इसके करीब मोबाइल फोन रख देता ताकि अगर मुझे दुकान पर जाना हो और इसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो ये कॉल करके मुझे बुला सके। मेरी दुकान ज्यादा दूर ना थी, इसलिए मैं दोपहर का खाना भी इसकी पहुंच में रख जाता और पानी का इंतजाम भी कर जाता। दिन में एक आधा बार मैं घर का चक्कर लगा लेता और फिर वापस दुकान पर चला जाता। रात गए तक काम करके लौटता, लेकिन दिल हमेशा घर ही में अटका रहता था। वो बेचारी भी मेरे इस रूटीन के साथ खुद को ढाल चुकी थी। इसका सब्र और खामोशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। एक दिन मैंने इसे दोबारा वॉशरूम ले जाया, मगर वापसी पर इसने फिर इशारा किया। मैं थोड़ा झुंझला गया और जरा सख्त लहजे में कहा, अब क्या चाहिए? मेरी आवाज सुनकर वो सहम गई। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। मैंने फौरन लिपस्टिक इसके हाथ में दी। इसने आईने में देखते हुए एहतियात से अपने होठों पर रंग चढ़ाया। मैं हैरान रह गया कि इतने दुख और माजूरी के बावजूद भी वो खुद को संवारने की ख्वाहिश रखती है। मैंने मोहब्बत से इसकी तारीफ की और कहा, मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसकी आंखों में चमक आ गई। वो इशारे से कहने लगी कि तभी तो लोगों की नजर लग गई है। मैंने नरमी से इसका हाथ थामा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बीवी हो और मेरे लिए हमेशा खूबसूरत रहोगी। मैं एक मर्द था, लेकिन इस लम्हे मेरी आंखें भीग गई। मुझे लगा जैसे वो खामोश रहकर भी मुझसे 1000 बातें कह गई हो। मेरी बीवी माजूर थी और मैं ही घर के तमाम काम संभालता था। खाना पकाना, सफाई करना, पैसे कमाना, सब कुछ मेरे ही जिम्मे था। लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और सब्र दिया था कि मैंने कभी अपनी बीवी को ताने नहीं दिए। इस 1 साल के दौरान मैंने इससे ना तो झगड़ा किया और ना ही कभी सख्त बात कही। मैं इसका इलाज भी करवा रहा था। उम्मीद रखता था कि एक दिन अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरी जिंदगी एक मुकर्ररा दायरे में चल रही थी। दिन को दुकान पर जाता, शाम को वापस आता और फिर घर के कामों में लग जाता। एक दिन हस्बे मामूल दुकान पर गया तो मेरी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। अंदाजा हुआ कि शायद ये मोहल्ले में नहीं आई है। ये लड़की बेहद हसीन थी। इसकी आंखों में चमक, रंगत में निखार और दुबली पतले से जिस्मानी साखित। इसके अंदाज बाकी लड़कियों से बिल्कुल जुदा था। वह एतमाद से आगे बढ़ी और हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरा नाम किरण है, आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मुझे तो सब दर्जी गफूर कहते हैं। किरण ने फौरन कहा, हाँ, मैं आपके काम के बारे में ही सुनकर आई हूँ। सुना है आप बहुत अच्छे कपड़े सीते हैं, क्या मेरे कपड़े सी दोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर। इसने थोड़ा सा तौखुफ किया और फिर बड़े नखरे से बोली, असल में खानदान में एक शादी है और मेरी आदत है कि शादी में 4-4 घंटे बाद सूट बदलती हूँ। मुझे हर वक्त सबसे अलग और खास नजर आना पसंद है, इसलिए मुझे तकरीबन 16-15 सूट सिलवाने हैं, और वो भी दिनों के अंदर। क्या तुम ये सब कर लोगे? मैं हैरान रह गया। इतने सारे कपड़ों का ऑर्डर तो मुझे बरसों बाद मिला था। मैंने संभल कर कहा, हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। किरण ने हंसते हुए जवाब दिया, पैसों की फिक्र मत करो, जब मैं एक साथ 16 के करीब सूट सिलवा सकती हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी होगी? ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सोचा चलो एक बड़ा काम हाथ आ गया। वैसे भी काफी अरसे से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था। ये शादी का सीजन भी नहीं था, मगर कुछ लोग बेवकूफ भी शादी का प्रोग्राम बना लेते हैं। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता था, मेरे लिए तो ये नफा का सौदा था। मैंने किरण का ऑर्डर कबूल कर लिया। इसने कहा कि वो अगले दिन कपड़े ले आएगी और नाप भी दे जाएगी।
मैंने इनका नाम और ऑर्डर नंबर रजिस्टर में नोट कर लिया और अपने काम में लग गया। अगले दिन वाकई वादे के मुताबिक आ गई। इसने सारे कपड़े मुझे थमा दिए और तफसील से समझाया कि किस किस डिजाइन में इन्हें सीना है। फिर अचानक बोली, मुझे एक सूट फौरन चाहिए, बिल्कुल अर्जेंट। मैंने नरमे से कहा, अभी तो मुझे घर जाना है, मेरी बीवी बिस्तर पर है, मुझे इसका हाल देखने जाना होता है। किरण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अगर तुम ये सूट अभी सी दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपया इजाफी दूंगी। मैं लम्हे भर के लिए सोच में पड़ गया। दिल ने कहा कि 1000 के लिए 1 घंटा लगाना कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी बीवी घर पर थी, सड़क पर तो नहीं। मैं खाना और पानी इसके करीब रखाया था, 1 घंटे में क्या बिगड़ जाएगा। हालांकि सच ये था कि जब से वो माजूर हुई थी मैंने कभी वक्त पर घर जाना नहीं छोड़ा था। लेकिन इस लम्हे लालच गालिब आ गया और मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा सूट अभी सी देता हूँ। मैं सिलाई मशीन पर बैठ गया और पूरे ध्यान के साथ कपड़े पर काम करने लगा, मगर एक सूट पर जितना मैंने सोचा था इससे ज्यादा वक्त लग गया। 1 घंटे के बजाय 2.5 घंटे निकल गए। रात को जब मैं थका हारा घर वापस पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही मेरा दिल दहल गया। सामने का मंजर देखकर आंखें नम हो गई। मेरी बीवी जमीन पर गिरी हुई थी, पास ही पानी का गिलास टूटा पड़ा था और फर्श पर पानी के खतरे बिखरे हुए थे। अंदाजा हुआ कि वो प्यास की शिद्दत से पानी लेने उठी थी, लेकिन गिर पड़ी, क्योंकि जो पानी मैंने इसके करीब कर रखा था वो बहुत कम था। मैं दौड़कर इसके पास गया, इसे सहारा दिया और इसके चेहरे से गिरते साफ की। इसकी पेशानी पर हल्की सी चोट आ गई थी। मैंने लरसते हाथों से इस पर पट्टी बांधी। मेरा दिल कट के रह गया। मैंने इसे तरस भरी नजरों से देखा और खुद को कोसने लगा कि मैंने लालच में आकर एक लम्हे के लिए अपनी जिम्मेदारी भुला दी। मैंने इसके पास फोन तो रख दिया था, लेकिन शायद बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो मुझे कॉल भी ना कर पाई और बेचारे फ्रेश पर गिरी रही। ये मंजर देखकर मेरा दिल टूट सा गया। मैंने नादिम लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जरूरी काम में फंस गया था। वो खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी और इशारों में पूछा कि आखिर कौन सा काम था। मैंने जल्दी से कहा, दुकान का नहीं था, मेरी एक रिश्तेदार फौत हो गई थी। मैंने झूठ बोल दिया। दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैं यह हकीकत बता देता कि एक जवान और हसीन लड़की का सूट सिलने में वक्त लग गया और इसी दौरान तुम नीचे गिर पड़ी तो वो जरूर मुझ पर नाराज होती। आखिर बीवी ही होती है, चाहे बिस्तर पर पड़ी हो या सेहतमंद हो। शौहर की जिम्मेदारी और जवाब तो वही रहती है। इसलिए मैं डर गया और सच छुपा दिया। इसने मेरी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, जैसे कह रही हो कोई बात नहीं। इसकी मासूम मुस्कुराहट ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया। मैं सोचने लगा कि मुझे इसके साथ ये धोखा नहीं करना चाहिए था। इधर मैंने काम तो मुकम्मल कर दिया था, लेकिन किरण ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए थे। इसने कहा था कि वो सारा हिसाब एक साथ ही करेगा। जब भी वो मेरी दुकान पर आती इसका अंदाज कुछ अजीब सा होता। वो बड़ी नाजो अंदाज से बात करती, कभी मेरी आंखों में नजरें गाड़ देती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। इसका दुपट्टा बस रस्मी सा गले में डालने के लिए होता, सर पर ओढ़ने के लिए नहीं, और वो भी इतना बारीक कि जैसे पर्दे का मकसद ही ना हो। बाजार में गुजरने वाले हर शख्स की नजरें इस पर रुक जाती। मेरी दुकान के सामने भी एक दर्जी बैठता था। मैंने देखा कि वो भी अक्सर इसकी अदाओं को बगौर देखता रहता। मैं ये सब देखकर कभी हैरान होता, कभी दिल में वसवसे उठते, लेकिन बेजाहिर खुद को काम में मसरूफ जाहिर करता रहा। मेरी दुकान के बिल्कुल सामने बैठा दर्जी, जो मेरा पुराना दोस्त भी था, एक दिन मुझसे कहने लगा, गफूर भाई, ये लड़की आजकल तुम्हारी दुकान के बड़े चक्कर लगा रही है, जरा बच के रहना। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लगता है ये मोहल्ले में नई आई है। वो फौरन बोला, नई तो आई है, मगर संभल कर रहना, ये पहले भी एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करके आई है। मैं हैरान रह गया और कहा, क्या मतलब? ये तो शक्ल से शादीशुदा भी नहीं लगती, और तुम कह रहे हो कि इसको तलाक हो चुकी है? इसने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, हाँ, आजकल शक्ल से किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये नाजो पोस्टमैन की भांजी है जो हमारे मोहल्ले में रहता है। सुना है कि इसकी शादी एक बहुत अमीर आदमी से हुई थी, लेकिन जब इसको इसकी हरकत व संकट के बारे में पता चला तो गैरत में आकर इसे तलाक दे दी। मैं कुछ लम्हे सोच में पड़ गया तो मेरा दोस्त फिर बोला,
गफूर भाई, तुम खुद भी माशाल्लाह बड़े खुश शक्ल और हुनरमंद हो। तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत दीवानी हो सकती है, जरा मोहतात रहना। मैंने तलखी से कहा, अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया। सारा दिन घर के कामों में और बीवी की खिदमत में उलझा रहता हूँ। मेरा दोस्त संजीदा लहजे में बोला, क्या भाभी की हालत अभी भी वैसी ही है? मैंने ठंडी आह भरी और कहा, हाँ, कोई बेहतरी नहीं आई। वो हमदर्दी से बोला, तुम वाकई बड़ा अजीम काम कर रहे हो। बीवी की खिदमत करना, इसकी देखभाल करना कोई आसान काम नहीं। अल्लाह तुम्हें इस सब्र का अजर देगा। हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सर तो हिला दिया, लेकिन इस दिन के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा तरफ बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि मैं अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ। दिन रात की मेहनत और जिम्मेदारियों ने मुझे थका कर रख दिया था। जब मेरी बीवी सेहतमंद थी तो वो भी नौकरी करती थी, घर का निजाम भी संभालती थी और मेरे साथ पैसा कमाकर हाथ बटाती थी। हैरत की बात यह थी कि वो कभी थकती नहीं थी। इस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि औरतों को अल्लाह ने वाकई मर्दों के मुकाबले में ज्यादा बर्दाश्त और हौसला दिया है। हम मर्द शायद ताकतवर कहलाते हैं, मगर असल सब्र व हिम्मत औरत के हिस्से में ही आई है। अब तो मैं मान चुका था कि मैं बहुत थक गया हूँ। जिस्मानी थकन से ज्यादा जहनी बोझ मुझे खाया जा रहा था। एक शाम में साइमा को देखते हुए खामोश बैठा था और दिल में सोच रहा था कि मैं इसके लिए कितनी चीजें करता आया हूँ। वो माजूर है, बीमार है, फिर भी मैं इसकी हर जरूरत पूरा करता हूँ। मैंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। लेकिन एक दिल के अंदर सवाल जाग उठा, क्या वाकई वो इतनी मोहब्बत की मुस्ताहिक है? अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या वो मुझ पर ऐसा ही शफकत दिखाती? शायद वो मुझे छोड़ देती, क्योंकि साइमा कभी बहुत हसीन थी। जब हमारी मोहब्बत अपने उरूज पर थी तो इसकी किसी और के साथ मंगनी भी हुई थी। वो इसका कजिन था, मगर इसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। तो फिर सोच मेरे दिल में उभरा, अगर इसने मुझे छोड़ दिया था तो क्या कभी वो किसी और के लिए भी मुझे छोड़ देगी? यह ख्यालात मेरे अंदर एक लहर की मानिंद उठते और डूबते रहते। अब मेरी सोच का मरकज किरण बन चुकी थी। दिन रात इसके बारे में ख्याल आता रहता था। वो बार बार दुकान आती, नए जोड़े सिलवाने आती, और अब तक इसने मुझे पैसे भी नहीं दिए थे। मगर पैसों की कमी का मामला अब माने नहीं रखता था। मैं इसे पसंद करने लगा था। इसकी बातें सुनना, इसके हल्के अंदाज में मुस्कुराना, इसकी छोटी छोटी अदाओं को देखना, ये सब मुझे खुश करता। हर बार जब वो आती तो मेरा दिल बेचैन हो जाता और मुझे इसके साथ गुफ्तगू में अजीब सुकून मिलता। एक दिन मैंने जुर्रत करके इससे पूछा कि बाजार में जो अफवाहें हैं, तुम्हारी तलाक हो गई है, क्या वो सच है? इसने बेझिझक कहा, हाँ, मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई थी। क्या यही जिंदगी थी जो मेरे लिए रखी गई थी? मेरी उम्र देखो और मेरा चेहरा देखो, क्या मैं इस रिश्ते के लिए बनाई गई थी? इसने तल्खी से कहा कि जब इसकी हरकत और तबीयत सामने आई तो इस आदमी ने खुद अपने गुरूर में आकर इसे तलाक दे दी। वो खामोशी से मुस्कुराई और बोली, शायद मेरी किस्मत ही सच्ची थी कि अलग हो गई। अगर तलाक न होती तो शायद मैं सारी उम्र ये कैसे बंधन में बंधी रहती जो मेरे लिए कातिल साबित होता। फिर इसने जिंदगी के आगे बढ़ने का इरादा बयान किया। वो कहने लगी कि अब वो आजाद है, अपनी राहों का फैसला खुद करेगी और जो भी इंतखाब करेगी वो अपनी खुशी के लिए होगा। मैंने इसके लहजे में वो खुद एतमादी महसूस की जो मुझे घायल कर गई। एक तरफ साइमा की बेबसी थी, दूसरी तरफ किरण की आज़ादगी। मेरे अंदर ये खशमकश और भी तेज हो गई। मोहब्बत, जिम्मेदारी, हसद और नरमी सब एक साथ घुल मिल गई। किरण ने एक दिन बड़े सुकून से कहा, जिंदगी में तो किसी न किसी को हम सफर बनाना ही पड़ता है, मगर मुझे अभी तक वैसा मर्द नहीं मिला जैसा मैं चाहती हूँ। मैंने तजस्सुस से पूछा, कैसा मर्द चाहिए तुम्हें? वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसा मर्द जिसकी शक्ल सूरत दिल को बह जाए, खत काट में ऊंचा हो, जिस्म मजबूत हो, देखने वाला फौरन पहचान ले कि ये सच्चा मर्द है। इसकी ये बातें सुनकर मुझे यूं लगा जैसे वो सीधा मेरी ही तारीफ कर रही हो। दिल के किसी कोने से आवाज आने लगी कि जिस मर्द की तलाश इसे है वो मैं ही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता किरण के अंदाज बदलने लगे। इसकी नजरें और बातें मुझ पर दौड़े डालने लगी। मैं भी इन नाजुक दौड़ों में उलझता जा रहा था और ये भूल गया था कि मेरी जिंदगी पहले ही कुछ कच्चे धागों से बंधी हुई है। वो धागे मेरी मोहब्बत के साथ थे जो साइमा से जुड़े हुए थे।
कहते हैं मोहब्बत का कच्चा धागा बड़ा नाजुक सा होता है। एक तरफ ये इतना मजबूत कि सारी दुनिया मिलकर भी इसे तोड़ने की कोशिश करे तो टूटता नहीं, और दूसरी तरफ ये इतना कमजोर कि जरा सी बदगुमानी या वसवसे की खैंची लगे तो फौरन कटकर बिखर जाता है। मैं भी इसी कच्चे धागे को भूलने लगा। अब जब मैं घर लौटा तो साइमा पर बिला वजह गुस्सा आता। वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। इसकी छोटी छोटी फरमाइश भी मुझे बोझ महसूस होती। मैं सोचता कि ये जिंदगी कितनी थका देने वाली है। एक दिन मोहल्ले की एक औरत कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई। मैंने हैरानी से कहा, आप लोग हमारे ऊपर क्यों नहीं आते? इसने अफसोस भरे लहजे में जवाब दिया, ऊपर कौन जाए, आपकी बीवी तो इन्हीं सीढ़ियों से गिरकर इस हाल को पहुंची है। मैंने दुख भरी आवाज में कहा, हाँ, बस दुआ करे अल्लाह इसे सेहत दे, वो दोबारा ठीक हो जाए। इस औरत ने आह भरी और बोली, बेटा ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते। मेरी अपनी बहन भी 19 साल बिस्तर पर पड़ी रही। घर वाले हर दिन उम्मीद करते रहे कि शायद आज कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन आखिरकार वो इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गई। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे कोई बोझ सा बढ़ गया। मैं लम्हा भर के लिए साकित रह गया, फिर निगाहें साइमा के कमजोर वजूद पर जा ठहरी। दिल में एहसास जुर्म भी जागा और बेजारी भी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? क्या वो सेहत याब हो गई? इसने अफसोस से जवाब दिया, नहीं बेटी, वो इसी दुनिया से रुखसत हो गई। ये सुनकर मेरा हौसला जवाब हो गया। दिल में एक गहरी मायूसी उतर आई। क्या मैं सारी जिंदगी अपनी बीमार और माजूर बीवी की खिदमत करते करते गुजार दूं? क्या यही मेरी तकदीर थी? साइमा का दूसरा साल शुरू हो चुका था, मगर तंदुरुस्ती की तरफ कोई खास पेश रफत ना हुई थी। डॉक्टर से भी हर बार मायूस किन खबरें ही मिलती रही। मैं हर माह इसे तभी महीने के लिए ले जाता, दवाओं का खर्चा उठाता, उम्मीद की यह किरण संभालने रखता। फिर एक दिन किरण ने मेरे सामने यह कैसा पेश की जो सुनकर मेरी दुनिया लड़क गई। इस दिन बराह रास्त कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि मेरी बीवी बीमार और माजूर है। मैंने इसे साइमा की तस्वीर भी दिखाई थी। वो तस्वीर देखकर किरण ने कहा था कि साइमा बेहद हसीन है, मगर फिर किरण ने बेबाक लहजे में कहा, देखो कपूर, तुम ना तो किसी फिल्मी हीरो की तरह जवान हो और ना ही तुम्हारी वाजा ऐसी है कि लोगों का दिल तुम पर मरे। तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी की खिदमतें करते रहोगे, इसके जख्म चमड़ों को साफ करते रहोगे। मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर कहीं और बस जाएंगे। मैं अपनी दौलत ले आऊंगी, तुम कहीं भी अपनी दुकान खोल लेना, मैं घर संभालूंगी। किरण ने मुझे जिंदगी का एक नया ख्वाब दिखाया, दूसरे शहर में नई शुरुआत, आसूदगी, इज्जत और आराम। इसने कहा कि वह तुम्हारा फन तुम्हारे साथ है, तुम इसे कहीं भी चला सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। इसकी बातों में यह दिलरुबा खुद एतमादी थी जिसने मुझे छू लिया। मैंने फौरन पूछा, फिर मेरी बीवी का क्या होगा? मैं इसे यूं धुतकार कर नहीं जा सकता। किरण ने सख्ती से कहा, क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें अपनी बीवी से छुटकारा पाने की तरीके मालूम है, ये तुम्हारा मसला है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ फरार हो जाओ। मेरे दिमाग में हलचल मची। यह ख्याल ने मेरे दिलो दिमाग में सर उठाया। यह कैसा ख्याल जो शर्म, खौफ और वसवसे से घेरा हुआ था। मैंने सोचा कि मेरी बीवी ना चल सकती है, ना उठ सकती है, वो बीमार है और मैंने इसके लिए जो कुछ भी करना था वो कर रखा था। मगर क्या ये काफी था? मेरे अंदर एक अंधेरी राह खुल गई थी जिस पर चलकर शायद मैं खुद अपनी जिंदगी बदल सकता था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया, हो सकता है कि अब इसे भी कोई रिहाई चाहिए। एक दिन मैंने साइमा को अपनी कुर्सी के साथ ऊपर छत पर ले गया। बड़े एहतियात से मैंने इसे व्हील चेयर पर बिठा दिया और वो खुश दिली से कहने लगी कि आज तो आसमान अच्छी तरह दिखाई देगा। मगर जब हम ऊपर पहुंचे तो वो मंजर देखकर चौंक उठी। ये शाम का नरमा वक्त नहीं बल्कि दोपहर की सख्त धूप थी। इसने फौरन इशारा किया कि नीचे ले चलो, बहुत गर्मी है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें तो छत पसंद थी, तुम धूप पसंद करती थी, बस यहाँ बैठो। फिर मेरी बात में तल्खी आ गई और मैं बोला, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। आज से मैं अपनी जिंदगी उठा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खिदमत करते करते थक चुका हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रह जाऊं? तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूं? मेरे जैसा कोई भी हजारों में मिल जाएगा, फिर भी मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जाया नहीं कर सकता। जो मैंने तुम्हारे लिए किया इससे ज्यादा नहीं कर सकता।
मैंने दिल में फैसला पक्का कर लिया था। मैंने कहा कि मेरी डॉक्टर से बात हुई है और यह कि तुम कुछ ही दिनों में शायद सुकून पा जाओगी। मैंने झूठ बोला कि जब लोग समझेंगे कि तुम इस दुनिया को छोड़ चुकी हो तो मैं कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर दूंगा। ये कैसी लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ, मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हील चेयर को इस तरह सेट किया कि वो एक जगह रुक जाए। अब वो खुद से इसे घुमा नहीं सकती थी। इसकी आंखों में खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो दिल में पछतावे और अफतराफी भी थी, मगर मेरे अंदर का जुनून और एक बेसब्री भी गालिब था। मैंने अपने फैसले की सियासत को तस्लीम किया और वो छत पर अकेली रह गई। जब मैं नीचे आया तो मेरे दिल में एक अजीब खालीपन था। एक तरफ मेरी जिंदगी की नई उम्मीद और दूसरी तरफ एक दिल का बोझ जो हर सांस के साथ बड़ा होता जा रहा था। चंद दिनों बाद जब हकीकत ने अपना चेहरा दिखाया तो इसकी वापसी नामुमकिन थी और इस लम्हे मुझे एहसास होने लगा कि जो रास्ता मैंने चुना था इसके संगीन नताइज हैं। मेरे अंदर शर्मिंदगी, डर और तन्नापना ने जगह बना ली। कुछ फैसले इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। असल में तो इसका एक हाथ पहले से ही कमजोर था। वो गहरी दबी दबी सी आवाज में मुझे पुकारने लगी, मगर मैंने पीछे मुड़कर तकने भी गवारा न किया। जैसे ही मैं सीढ़ियां उतर रहा था मेरा पांव फिसला और मैं बेकाबू होकर सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। एकदम तमाम हवास जैसे खत्म हो गए थे। बस एक हाथ का संभालना बाकी रह गया था और मैं आखिरी सीढ़ी के करीब बेहाल पड़ गया। मैं जोर जोर से चिल्लाया, मदद तलब की, मगर किसी ने मेरी आवाज न सुनी। घंटों तक इसी हालत में पड़ा रहा, लावारिस और बेसहारा। मेरा फोन भी साथ न था। फिर अचानक ऊपर से कोई आहिस्तगी से नीचे उतरता दिखाई दिया। वो मेरी बीवी थी। जब इसने देखा कि मैं बेहरकत पड़ा हूँ तो इसके चेहरे पर मौत का खौफ आया। महसूस हुआ जैसे इसके अंदर भी मौत का साया आ गया हो, मगर फिर इसने किसी अंदरूनी कुव्वत को जमा किया। वो विल पावर जिसे मुसीबत में इंसान अपने अंदर ढूंढ लेता है। लरजते कदमों के साथ वो नीचे उतरने लगी, अपने जिस्म को संभाल कर मरता आहनी जज्बे के साथ आगे बढ़ी। जब इसने मुझे इसी हाल में पाया तो फौरन करीब आई और मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। इसे फौरन समझ आ गया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, जैसे कि जो मुखाफियत अमल मैंने इसके साथ करने का इरादा किया था वही मेरे साथ हो चुका था। वो मेरी हालत देखकर कांप उठी और मैं इसके जख्म और तकलीफ की हालत देखकर कांप गया। इसने मुझे मलामत भरी नजरें दिखाई, एक ऐसी नजर जो शायद कभी माफ न करने वाली थी। मैं इसकी आंखों में वो दर्द और हैरत देख रहा था जो मेरे किए का सदमा बना हुआ था। इस लम्हे मेरे अंदर शर्मिंदगी, खौफ और पेशमानी का ऐसा तूफान उठा कि मुझे सांस तंग हो गई। मैंने सोचा कि तकदीर बाज़ औक़ात ऐसे ही उल्टे आईने दिखाती है। जो हम दूसरे के लिए सोचते हैं वो एक दिन हमारे अपने रास्ते पर पलट आता है। जब मैंने इसे वहां से चला जाता देखा तो मुझे कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई। मैं इसे पुकारता रहा, साइमा साइमा, मेरी मदद करो, मगर वो खामोशी से दूर जाती रही। ऐसे लगा जैसे पीछे मुड़कर देखने का इरादा ही नहीं रखती। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस पहुंची। बाद में पता चला कि शायद साइमा ने ही मदद को फोन किया था। वो मेरी जैसी जालिम नहीं थी। अगर वो चाहती तो मुझे इसी जगह छोड़कर वहां से जा सकती थी, मगर इसने इंसानियत का तकाजा पूरा किया और मदद तलब की। एम्बुलेंस वालों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने मायूस कुन खबर सुनाई। मेरा आधा जिस्म मफलूज हो चुका था। एक बाजू काम नहीं कर रहा, अपना में काम कर सकता था, ना खुद चल फिर कर सकता था। जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सांस रुकने जैसे महसूस हुए। साइमा ने फिर वही रास्ता अपनाया जो मैंने इसके लिए अपनाया था। इसने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो मुझसे बात तो ना करती, मगर इसकी निगाहों में वही दर्द और वही तशवीश होती थी जैसे पहले मेरे अंदर होती थी। मैं रोज इससे माफी मांगता रहा, मगर वो अल्फाज में जवाब न देती। इसके अमल ने बोल दिया। दिन रात मेरी हिफाजत और देखभाल इसका फर्ज बन गई। वो दोबारा नौकरी पर लौट आई, अपने दिल का बोझ सहते हुए भी घर का सहारा बन गई। अब रोजे शब मैं इसी गुनाह का अजाब सह रहा हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत वाली बीवी को खो दिया और जिस इंसान ने मेरी जान बचाई इसके सामने मैं बड़ा ख्वार हूँ। मैं दिन रात इसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मगर जाने क्या वक्त करने के बाद वो मुझे माफ करेगी या नहीं। मैंने सिर्फ बेवफाई नहीं की थी, मैं उसके वजूद को खत्म करने की ख्वाहिश तक ले गया था।
इस सोच पर मेरा अपना दिल भी कांप उठा था। मैं आप सबसे भी इल्तिजा करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह कोई भलाई का दर खोल दे और मुझे अपने किए का कुफारा अदा करने का मौका दे। मेरी सारी शर्मिंदगी और रंज इसी में है कि मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जो किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं था। और मेरा पैगाम आप सबके लिए यह है, अपने हमसफर का साथ किसी भी हाल में मत छोड़े। मुसीबत में गुर्बत ही असल इंसानियत है। आज की कहानी अगर आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।